नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आज का सीजीपीएससी का प्री पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए उस क्या प्रश्न आया था उनका उत्तर क्या हो सकता है इन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो इसका राइट उत्तर होगा इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कैसे कैसे किया गया है देखिए, पहला ऐसे नगर जहां की जनसंख्या, जहां किस आधार पर पूछा है, जनसंख्या, जहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है उसको कहा जाता है कस्बा। और दूसरा इसको वर्गीकृत किया गया है 1 लाख से 5 मिलियन तक को बोला जाता है महानगरीय, इसको बोला जाता है महानगरीय। और तीसरा वर्गीकृत किया गया है 5 मिलियन से अधिक को कहा जाता है महानगर। तो जनसंख्या के आधार पर इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, कस्बा, महानगरीय और महानगर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट उत्तर होगा, इसका राइट उत्तर की बात करें तो इसका राइट उत्तर होगा उड़ीसा। याद रख लेना है कि 2023-24 में लौह सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य में प्रथम कौन सा है? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ ने भी लौह अयस्क के उत्पादन में बहुत अहम योगदान निभाया है, लेकिन उड़ीसा टॉप पर है। उड़ीसा का कौन कौन से शहर टॉप पर है? तो एक तो जानना है मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये जो उड़ीसा का कटक, और ये जो संबलपुर, ये लौह उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन से है? तो छत्तीसगढ़ का है रावघाट और बैलाडीला। लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत में प्रथम पूछा गया है, तो राइट उत्तर इसका होगा उड़ीसा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा कर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो ये जो यहाँ पर ये जो जल दिया है, तो ये जल तो प्रतिचुंबकीय है। क्या है? प्रतिचुंबकीय। ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। इसका राइट उत्तर होगा डी होगा। राइट उत्तर क्या होगा? डी होगा राइट उत्तर इसका, क्योंकि फेरस और कॉपर क्या है? अनुचुंबकीय, और क्या है? लौह पदार्थ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा, और वो भी पूछा है वर्तमान में पूछा है, तो इसकी अधिकतम सीमा वर्तमान में है 20 लाख। वर्तमान में ये 20 लाख हो गया है। और जब ये योजना चालू हुआ तो उस समय कितना था? तो पहले 10 लाख था। पहले कितने लाख था? 10 लाख था। लेकिन वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में इसकी अधिकतम सीमा कितनी हो गई है? 20 लाख। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमिक पुरस्कार 2024 जीता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओपेनहाइमर। इसको इस वर्ष कुल 7 पुरस्कार मिले हैं। कितने पुरस्कार मिले हैं इसको? तो इसको 7 पुरस्कार मिले हैं। इसको राइट उत्तर इसका होगा सी, इसको 7 पुरस्कार मिले हैं इस बार, 7 पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठवां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चिलैया समिति की सिफारिश के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए। तो सबसे पहले ये जो चिलैया समिति है ये किस पर आधारित है? तो ये कर नीति पर आधारित है, टैक्स पर आधारित है। अब इन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं?
तो इनके बारे में देखिए, इनके बारे में आपको एक तो जानना है कि ये जो करों की दरों को कम करना, करों की दरों को इनका एक सुधार क्या था, कम करना था। ये जो कर है, कर जितने भी प्रकार के टैक्स थे उसके गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया था, गुणवत्ता में। तो ये जो चिलैया समिति है ये किस पर आधारित था, किस पर गठित था, कर नीति पर, टैक्स पर गठित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसके और हम बात करें तो ये चिलैया समिति का गठन 1991 में हुआ था। 1993 में इन्होंने सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपा था। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? तो ये है अमृत बाजार पत्रिका। ये अमृत बाजार पत्रिका का संपादक थे घोष बंधु, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष जी ने इनका, ये दोनों भाई इनके क्या थे, संस्थापक थे। और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लीटन ने लगाया था उसकी कार्यवाही से बचने के लिए ये रात भर में रातों रात ये बंगाली समाचार पत्र थे तो ये किस में बदल गए, अंग्रेजी समाचार पत्र में। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वालम्पंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है यह 11वां एशिया प्रशांत बधिर खेल था। नहीं, ये 11वां नहीं बल्कि कितना था, 10वां था। 11वां नहीं बल्कि ये क्या था, 10वां। ऑप्शन ए कट गया। इसमें भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए। बिल्कुल सही कथन है यह बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि इसमें भारत ने कुल 55 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 55। तो ये जो 8 और 18 और 29 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है 55। इसमें भारत क्षमा चाहूंगा, भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था। ये गलत कथन, भारत ने हिस्सा लिया था और शानदार प्रदर्शन किया था। 55 पदक उनको प्राप्त हुआ था। और ये भी यहाँ पर, अब देखिए इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं पता चल रहा है कि भारत ने 5वां स्थान हासिल किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए था? आपको कंठस्थ पता चला कि सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, राइट है। तो सी ऑप्शन किसमें है? ये बी और सी में है, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये देखो, ये जो बी और सी, तो ए तो शुद्ध गलत हो गया तो ये वाला कट जाएगा, तो उसका बचा क्या जी, बी। इसका 2 और 3 सही है। कहने का मतलब भारत को 5वां स्थान हासिल हुआ था। इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 55, जिसमें से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है तो मैं पानी पीऊँगा, क्योंकि इस समय पानी पीने का ही टाइम है। चलन दे ना, काट दे बोला। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार शैली को जाना जाता है इंडो यूनानी कला के नाम से जाना जाता है। इसमें बौद्ध की प्रतिमाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से
अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है। तो ये है 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें यह बात बताया गया है कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्य का विधानसभा हो, कुल सीट का 15% से अधिक मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते। मान लेते हैं छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 15 सीट है, तो 90 का 15% निकालोगे, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा, सी उत्तर होगा 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। चलिए 11वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सब कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वें क्वेश्चन की ओर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक माने जाते हैं पीसी महालनोबिस, और इसका पीसी का फुल फॉर्म नाम होता है प्रशांत चंद्र। और इसका भारतीय सांख्यिकी ये संस्थान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। पश्चिम बंगाल के कहाँ है? कोलकाता शहर में है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1931 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला प्रश्न है, देवनी मोरी स्तूप कहाँ है? तो देवनी मोरी स्तूप है गुजरात में है, जहां पर बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। यह देवनी मोरी कहाँ है? तो गुजरात में है। और क्या है? तो बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। चलिए 14 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए 14 प्रश्न, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऐसे जगह में पाई जाएगी जहां अधिक वर्षा होगा और अधिक गर्मी होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा सी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में प्रजातियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है। चलिए 15 नंबर के प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, 15 नंबर का प्रश्न, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 75(5) में उल्लेखित है। 75(5) में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, और यदि नहीं कर पाया तो उसका पद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, वह मंत्री नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? तो 16 नंबर के प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये जो ऑप्शन ए दिया है पैंथेरा लियो, तो ये पैंथेरा लियो तो शेर का है। ये पैंथेरा पार्डस ये राइट उत्तर है। यह किसका है? चीता का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? चीता का। ये जो दिया है पैंथेरा टाइग्रिस, ये किसका है? तो यह बाघ का है। किसका है? बाघ का है। और पैंथेरा उन्सिया ये है हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? हिम तेंदुआ का। तो यहाँ पर चीता का पूछा है, तो चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस। चलिए आगे 17 नंबर के प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए 17 नंबर का प्रश्न, आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो ये सिंधु घाटी संस्कृति के समकालीन थे। और ऑप्शन दिया है हड़प्पा संस्कृति, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। चलिए 18 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? देखते हैं। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दमन और दीव। दमन और दीव में है, दमन और दीव में कितना है? तो 1000 पुरुषों पर ये 618 महिलाएं हैं। कितना है? 618 महिलाएं।
अब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। कौन सा है? केरल। वहां पर प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। और ओवरऑल पूरे भारत का लिंगानुपात पूछा जाए 2011 जनगणना के अनुसार, तो भारत का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर कितना? 943 महिलाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दमन और दीव, इसका राइट उत्तर होगा। चलिए 19 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो गठित समिति है उसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी शामिल थे, भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हैं, और ये जो डॉक्टर नितेंद्र चंद, ये उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य है। क्या है? विशेष आमंत्रित। तो ये तो शामिल थे। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, तो ये डॉक्टर सुभाष सी कश्यप क्या थे? लोकसभा के पूर्व महासचिव थे, ये भी नहीं है। तो ये इसका देखो, एक ऑप्शन दिया है श्री NK सिंह, तो ये तो पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 15वें वित्त आयोग। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है सी, इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। तुषार मेहता, ये सॉलिसिटर जनरल हैं। ठीक है, तो राइट उत्तर इसका सी हो जाएगा, तुषार मेहता। ये चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है, बल्कि सॉलिसिटर जनरल है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 20वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ 20वां प्रश्न, संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया है। तो उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया है सप्तऋषि नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि। जिन साथियों, अब ये जो 7 प्राथमिकताएं क्या रखी गई है, तो एक तो युवा शक्ति, क्या जानना है? युवा शक्ति, हरित विकास, क्षमता का विकास, अवसंरचना एवं निवेश को बढ़ावा देना, समावेशी विकास और वित्तीय क्षेत्र में विकास, और आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाना। आखिरी व्यक्ति तक इसका क्या? लाभ पहुंचाना। तो संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने जो 7 प्राथमिकता को शामिल किया था, उनको क्या नाम दिया गया था? तो उनको नाम दिया गया था सप्तऋषि नाम दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? जब भी प्रश्न नहीं में आए तो क्या करना है? देखिए, जब भी प्रश्न नहीं में आए तो आप सबको पता होगा कि ये जो बैगा है, बैगा जनजाति, ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, ये जो कादर है, यह है दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत, खासकर ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु की जनजाति है। कहाँ की है? तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये जो मुरिया है, ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ये जो खारिया है, ये है उड़ीसा में, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी, खादर। यह मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं, बल्कि कहाँ की है? दक्षिण भारत की है। चलिए आगे 22वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 22वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पैरा विद्युतांक की विमाएं हैं। यदि किसी का कांस्टेंट हो तो उसकी कोई विमाएं नहीं होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि की रचना है। क्या किया था भरत मुनि ने? छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी में नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, और रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में आती है? कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे 24वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है, तो इसको कहा है B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। भारतीय संविधान का क्या कहा है, आत्मा। ये जो अनुच्छेद 32 किस भाग से संबंधित है, तो भाग 3 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न क्या था, तो 25 नंबर का प्रश्न देखिए, अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है, इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। बिल्कुल सही है। इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो सकता है बी और सी। किस ऑप्शन में है बी और सी, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या कहा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता है। इसका उत्तर हो सकता है, बोल रहा हूं, भाग हो सकता है। फिलहाल कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका राइट उत्तर कंफर्म क्या होगा, ये हमें पीएससी के मॉडल आंसर पर जब आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो यदि इसका उत्तर में ऊपर नीचे हो गया तो कुछ भी कमेंट नहीं करना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या है, पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण के लिए है। तो पीएम आशा योजना का संबंध है अन्नदाता के कल्याण के लिए है। किनके कल्याण के लिए है, अन्नदाता। और अन्नदाता को यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है कृषक लिखा है। क्या लिखा है, कृषक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कृषक। और अभी भारत में ये जो कृषि मंत्री कौन है, तो ये है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है। तो न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय बुद्धि भी है और उपलब्धि भी है। इसमें कहा गया है बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम कहा गया है। तो दोनों इसका राइट उत्तर है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। 29 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो 29 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया। तो ये है अब्दुल रजाक जी राजदूत के रूप में आए थे। चलिए अगला 30वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 30वां नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का अनुमान है 2.9%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 31वें नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये 31वां नंबर ये है कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है। तो ये जो कनिका सिवाच जी हैं, ये हैं हॉकी के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, हॉकी के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो कि फॉरवर्ड खेलते हैं और ये भारत के उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हॉकी। चलिए 32 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर के प्रश्नों में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं। तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अब ये किस राज्य के में अंतर्गत में है, तो किस राज्य में, तमिलनाडु में मिलते हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या हैं। तो ये तो सबको पता होगा, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादक हैं। चलिए आगे 34वें नंबर के प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं।
34वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? तो ये है आर्टिकल 201। इसमें राज्यपाल, भारत के राज्यों के राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के बीच संबंध को बताया गया है। किसको बताया गया है? संबंध, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच का संबंध आर्टिकल 201 में बताया गया है। चलिए आगे 35वें नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 35वां नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए कि भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष, तो इसका स्थापना हुआ है 1999 में। वर्तमान में जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है जुएल ओराम, जुएल ओराम जी वर्तमान में जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं। अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। चलिए 36 नंबर के प्रश्न, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये है रैम। क्या है? रैम। रैम का फुल फॉर्म नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के अनुसार। 37 जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या है? तो इस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, हमें इंतजार करना होगा व्यापम के राइट उत्तर का। इस पर बचना चाहूंगा कि इस पर क्या उत्तर होना चाहिए, ठीक है, कि इसका उत्तर एग्जैक्ट उत्तर इसका कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के, ठीक है। चलिए, क्योंकि पीएससी में सारे क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये है हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। किसने? अकबर ने दिया था, ठीक है। इनको भी उपाधि दिया था, जिनचंद्र सूरी को, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जगत गुरु की उपाधि दिया गया है तो हीर विजय सूरी को। चलिए आगे 39 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसने कहा है कि चेतना शरीर ही आत्मा है? तो इसका उत्तर होगा मीमांसा उत्तर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? तो ये कामेर भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? उत्तराखंड में कि अरुणाचल में? ठीक है, तो ये भारत के कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। ये धौलागिरी ये भारत में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? नेपाल में है। नामचा पर्वत भी भारत में स्थित है। नंगा पर्वत भी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी कैफे यह प्रसिद्ध है दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण। इसमें क्या है? दिव्यांगों को रोजगार के साथ साथ सशक्त बनाया जा रहा है। तो इसका राइट उत्तर होगा सी। चलिए 42 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर के प्रश्नों की ओर, तो देखिए 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे? राइट उत्तर होगा इसका नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। चलिए आगे बढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं है तो क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के प्रश्नों की ओर। तो 44 नंबर के प्रश्नों की ओर, तो देखिए यह प्रश्न बहुत ही सरल है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? 45 नंबर का प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। सी ऑप्शन बोल रहा है संघ के विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे, ये भी सही है। तो इसका राइट उत्तर हो सकता है डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण वेदना को उत्तर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 47 निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका राइट उत्तर होगा समुद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा इसका? समुद्रगुप्त इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा है? तो इसका उत्तर होगा कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ये अनुसूचित जनजाति दिया है और उनका बाहुल्य क्षेत्र दिया है। तो ऐसे इसमें एक चीज आपको सबको पता होगा कि ये जो मुंडा जनजाति है ये झारखंड में ये प्रसिद्ध है। और एक चीज और, ये जो भील है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए इसी के अनुसार अब मिलाने का कोशिश करते हैं कि देखो मुंडा बी का क्या होना चाहिए? 4, तो बी का 4 केवल 1 में है, ठीक है। आगे ये डी का क्या होना चाहिए? 2, तो डी का 2 किस में है? डी का 2 दोनों में है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 50वें नंबर की ओर देखते हैं। कभी कभी ऐसा कूड वाला लंबा चौड़ा दिया होता है और हमें 1-2 जानकारी पता होने से बन जाता है। तो उसी प्रकार ये मुंडा वाला कहाँ है? झारखंड, और गद्दी वाला हिमाचल प्रदेश, इससे बन गया। अवशिष्ट विषय क्या है? तो हम 3 प्रकार के देखिए, राज्य सूची में शामिल विषय, समवर्ती सूची में शामिल विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, संघ सूची में। तो हम तो 3 चीज पढ़े हैं। संघ सूची में केंद्र का कानून मान्य होता है, राज्य सूची में राज्य का, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य और दोनों के। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। ये अवशिष्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर हो सकता है वह विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है। वह विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है उसको क्या कह सकते हैं? अवशिष्ट विषय में रखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ये धारा 83, 89, 84, 88 दिया है। तो प्यारे साथियों, आपको तो भली भांति परिचित होना चाहिए कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, तो पेपर में इसको आपने छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की अब संभवतः इधर छत्तीसगढ़ का पाठ चालू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को आपको उत्तर बताएंगे लुकेश सर।
जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का चंद्रहासिनी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग CGPSC 2024 में जो एग्जाम हुआ है आज 9 फरवरी को, उसके संभावित मॉडल आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इसका विकास जो है प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल है जिसका विकास प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और इसके लिए लगभग 43 करोड़ रुपया 43 करोड़ का बजट रखा गया है। क्लियर है? प्रसाद योजना क्या है? तो धार्मिक स्थलों को बेहतर बनाने के लिए चलाया जा रहा योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली कौन सी नहीं है? इसमें देखिए, हल्बी जो है छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली हल्बा द्वारा, खड़िया जो है जनजातीय बोली है खुड़िया जनजाति द्वारा बोली जाती है, पंडो जो है पंडो जनजाति द्वारा बोली जाती है। तो सभी बोली जाती है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। कंठी देउल मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये जो आपको कंठी देउल मंदिर है ये रतनपुर में देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण जो है 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। कंठी देउल मंदिर, और ये किसका मंदिर है? भगवान शंकर और माता पार्वती का मंदिर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो भारत में छत्तीसगढ़ राज्य जो है सबसे अव्वल स्थान पर है, अर्थात प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को कहा जाता है सिल्वीकल्चर। क्या कहा जाता है जी? सिल्वीकल्चर। ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे ठीक है, ये संबंधित किससे है? तो इसका संबंध है पंचायतों के लेखा की संपरीक्षा से। ठीक है, इधर कहां है? 243 जे से याद रखिए जांच। जे से क्या याद रखना है जी? जांच। तो जांच क्या होगा? पंचायती लेखाओं का संपरीक्षा को क्या कहा जाता है? माफ कीजिए, जांच कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो राजकुंवर देवी जी ये जो हैं खूबचंद बघेल जी की क्या थी? पत्नी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र यहां पे पूछा है, सबसे गर्म क्षेत्र। तो सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? रायगढ़ है। और महानदी बेसिन का सबसे गर्म जिला पूछा जाए तो जांजगीर चांपा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो गर्म क्षेत्र पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? रायगढ़ हो जाएगा। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए कला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? काला रंग, माफ कीजिएगा, काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर वर्तमान में अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन लगभग इसका अनुमानित आंसर लगाया जा रहा है सखुआ वृक्ष से काला रंग जो है प्राप्त किया जाता है और उससे गोदना गोदा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 61। खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो ये जो खलटाही बोली है ये रायगढ़ में भी बोली जाती है। यदि हम छत्तीसगढ़ का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा, इस प्रकार से। तो ये है रायगढ़, ये खलटाही बोली यहां भी बोली जाती है और बालाघाट क्षेत्र में भी बोली जाती है, बालाघाट के पूर्वी क्षेत्र में। अर्थात ये पूर्वी भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी और पश्चिमी भी आ रहा है।
तो अनुमान लगाया जा रहा है कि रायगढ़ के छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा गया है, तो पूर्वी सीमांत भी लिया जा सकता है, पश्चिमी। देखते हैं विभाग द्वारा क्या आंसर लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? कमार जनजाति। इनका संबंध है छोटे माई बड़े माई से। छोटे माई बड़े माई, बड़े माई। बैगा जनजाति जानते होंगे आप सब लोग, बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। उरांव जनजाति की सबसे प्रसिद्ध देवी है सरना देवी, और भतरा जनजाति की है जो दिया हुआ है इसमें सिकार देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 63। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया है? तो धारा नंबर 9 में संशोधन किया गया है, धारा नंबर 11 में संशोधन किया गया है, 24 में नहीं किया गया है, 11 के बाद 14, 15, 16 में किया गया है, फिर 18 में किया गया है, 17 में नहीं किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी। देखते हैं किस ऑप्शन में ए बी है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिनों की हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले थे राजनांदगांव के सबसे प्रमुख नेता ठाकुर प्यारे लाल। और ये जो है 37 दिनों तक हड़ताल चला था, जिसका हड़ताल का निवारण करने, ठीक है, निवारण करने कौन आए थे जी? मजदूर नेता वीवी गिरी आए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसने किया था नेतृत्व? ठाकुर प्यारे लाल। ठाकुर प्यारे लाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, नाम नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी 64। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं। अनुच्छेद 243A 243 का कहा गया है पंचायतों का गठन, ये ग्राम सभा है, ये गलत है। ठीक है। 243B खा, ये पंचायतों का बी से गठन है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सी अनुच्छेद 243C सी से संरचना, ग्राम पंचायतों की संरचना, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। धान का झुलसा रोग खाली स्थान बीमारी है, तो ये फफूंद जनित होता है, जीवाणु जनित होता है, पोषण जनित होता है, उपयुक्त सभी। तो ऐसा माना जाता है ये जो है नमी के कारण ज्यादा होता है, तो जीवाणु जनित भी लिया गया है और कई जगह इसका आंसर फफूंद जनित भी लिया गया है। फिलहाल हम लोग अभी ले रहे हैं जीवाणु जनित। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पर्यटन स्थल सामंत सरना, सामंत सरना कहाँ पर स्थित है? तो सामंत सरना आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर के डीपाडीह में। ये सामंत सरना एक राजा हुआ करते थे जिनका युद्ध हुआ था टांगीनाथ के साथ, और सामंत सरना की जिसमें मृत्यु हो गई थी, तब उनकी पत्नियों ने सती स्वीकार किया था। ठीक है, वो सती हो गई थी, सती प्रथा को स्वीकार किया था, अर्थात आत्मदाह कर लिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है। तो अधिसूचित कब किया गया जी? तो ये अधिसूचित किया गया 22 दिसंबर 2015 को। 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया और ये जनवरी 2016 में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या की बात करें तो लगभग 47.68% है, और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है, जिसका हम लोग लगभग 47% करेंगे तो आ जाएगा 1,21,80,225। क्लियर है? तो ये इसका
लगभग ये इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखा के अंजोर, भाखा के अंजोर ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है और इसको छत्तीसगढ़ी अनुवाद करने वाली हैं सविता पाठक। कौन है जी? सविता पाठक। तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम क्या है? तो जब महात्मा गांधी दोबारा छत्तीसगढ़ आए थे 1933 में, तब दुर्ग की जब यात्रा की तो उनके साथ साथ कदम पे कदम मिलाकर चलने वाले व्यक्ति थे घनश्याम सिंह गुप्त, और इन्हीं के निवास स्थान पर महात्मा गांधी ने क्या किया था? कुछ दिन विश्राम किया था। ठीक है, कुछ समय विश्राम किया था, कुछ दिन नहीं, कुछ समय विश्राम किया था। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे इन्होंने दुर्ग के साथ और कौन कौन सी जगह की यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो फागसेंद्रा, फागसेंद्रा ये जो है उरांव जनजाति का एक त्योहार है जो माना जाता है शिकार से संबंधित है। ठीक है, जेठ शिकार, माघ शिकार ये तो दिया हुआ है, बीसू शिकार यह इसका संभावित उत्तर होना चाहिए। देखते हैं विभाग द्वारा क्या आंसर लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो बैगा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहलाती है, और बैगा जनजाति की महिलाओं में बादी जनजाति की महिलाएं गोदना गोदने का काम करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो समाधान, यदि आपके पास समस्या आती है, समाधान आती है, तो कहां से होगा इसका निवारण? पुलिस से, ए। ठीक है, फार्मर्स अर्थात क्या होना चाहिए? कृषि। देखते हैं भाई ए बी किसमें है। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला का क्या आना चाहिए? ए का क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, और बी का क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखते हैं किसमें है। पहला का आना चाहिए समाधान 3 और दूसरा का आना चाहिए 1। ठीक है, पहला का 3, एक ही ऑप्शन में दिया है। यदि आपको एक उत्तर केवल पता रहता तब भी आप इसका आंसर सेलेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो ये जो बेरिल खनिज है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में पाया जाता है। बेरिल और गार्नेट जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो पशुपालन बिल्कुल शामिल है, खनन भी शामिल है, मछली उद्योग भी शामिल है। पशुपालन शामिल है, निर्माण द्वितीय श्रेणी में आता है, रेलवे जो है सेवा क्षेत्र में आता है। उपयोग सभी तो हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सी नहीं है? तो विकसित गेहूं की उन्नत किस्म कनिष्क, ये इसके बारे में संभावित है कि ये होना चाहिए। रतन होता है, अरपा होता है, तो कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो इंदिरा सोना इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था 1900 में। ठीक है, जो कि एक मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन करने वाले थे माधवराव सप्रे। यह जो है आर्थिक मंदी के कारण केवल 3 वर्षों तक चला और 1930 में इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79।
भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? कोरबा। यहीं पे लगाया जा रहा है रासायनिक उर्वरक केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। छत्तीसगढ़ी में आंखी करवाना, आप लोग देखना सुबह उठते रहते हो या रात को मोबाइल चलते रहते हो तो ऐसे ऐसे आंखी करवाते हो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाता है जी? नींद आना, ठीक है? और सबसे अच्छी नींद कब आती है? जब सुबह सुबह एकदम सुबह उठ जाओ, पता रहे कि काम करने जाना है, उस समय और अच्छी नींद आती है, ठीक है? आंख करवाते रहते हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है कोरबा जिले में। कोरबा जिले में कहां पर जी? कोरबा जिले के कटघोरा नामक स्थान पर। यहां पर लिथियम भंडारण की पुष्टि की गई है, तो यहीं पर ही खोला जा रहा है क्या चीज? लिथियम खदान और लिथियम भंडारण केंद्र यहीं पर है, इसलिए लिथियम खदान वहां पे खोला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वेदश्री की जो मुद्रा है वो कहां से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मल्हार से, ठीक है? ये किस वंश के शासक थे? तो ये सातवाहन वंश के शासक थे। सातवाहन वंश के शासक थे जिनकी राजधानी चकरबेड़ा हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक से A++ ग्रेड मिला है? तो नेक क्या करती है? उत्तम शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग करती है। इसमें छत्तीसगढ़ का क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को A++ ग्रेडिंग दिया गया है। और ये जो है छत्तीसगढ़ का इकलौता विश्वविद्यालय है जो क्या है? टॉप 50 सबसे बेस्ट विश्वविद्यालयों में शामिल है भारत के, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 84। छत्तीसगढ़ी जलौना 20 तरियामा कंचन थारी, इसका उत्तर क्या है? इसका आंसर होना चाहिए पुरैन पत्ता, ठीक है? तालाबों के बीचे बीच रहता है, उसी कमल फूल फूलता है जिसपे, ठीक है? तो ये क्या है? 20 तरियामा कंचन थारी। उत्तर क्या हो जाएगा? पुरैन पत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या रहा? तो आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु रहा है ज्ञान। क्या रहा है जी? ज्ञान इसका केंद्र बिंदु रहा है, ठीक है? ये जो है एक पेटिका में प्रस्तुत की गया जिसका पहले भाग पे यहां पे छत्तीसगढ़ महतारी और यहां पे क्या किया गया है? भारत माता मुख्य सामने फ्रंट साइड में, ठीक है? सामने जो सूटकेस है उसमें सामने में क्या रखा गया? किसका था? छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता का, जबकि पीछे साइड द ग्रेट छत्तीसगढ़ लिखा हुआ था। इसमें क्या को फोकस किया गया है? तो जी से हो जाएगा गरीब, वाई से हो जाएगा युवा, इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है भाई। ए से हो जाएगा अन्नदाता अर्थात कृषक, अन्नदाता, और एन से है नारी, इस पर फोकस किया गया है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका एग्जैक्ट उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन ये जो सीसल शिल्प है इसमें ऐसा कहा जाता है सीसल शिल्प से बहुत सारे छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और इसमें लकड़ी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो लकड़ी किसमें होता है? पौधा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पौधा इसका आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं सिरोपांव या सिर पांव क्या है? तो सिरे पांव या सिर पांव क्या होता है? जो सिर से लेकर पांव तक धारण किया जाता है। पगड़ी जो है सिर में धारण किया जाता है, धोती पहनते हैं, पिछौरी भी है, पन्ही जो है पांव में पहनते हैं, छकलिया अंगा भी पहनते हैं, अंगरखा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए जी? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88।
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर क्या होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन धारा से पूछे गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए ये धारा से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को यदि आपको नहीं याद है तो इसको स्किप कर दीजिए। इसका वैसे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। ये तो छत्तीसगढ़ी में फेमस कहावत है। छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ है। तो जांगर, जब तक जांगर चलत है, चलत ले कमा ले, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जांगर के चलत ले कमा ले बाबू रे। तो जांगर के चलत ले अर्थात जब तक स्वयं पर भरोसा है तब तक काम करते रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सोलर एनर्जी जोन विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजनांदगांव में। कहां किया जा रहा है जी, राजनांदगांव में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के दाहिने अर्थात राइट साइड, ठीक है क्या बोला है, राइट साइड तटवर्ती सहायक नदी है? तो महानदी के बारे में पूछा गया है। महानदी कुछ इस प्रकार से निकलती है, ऐसे निकलती है, फिर इधर जाती है, ऐसे करते करते इधर चली जाती है। तो लेफ्ट साइड से कौन कौन आएगी, ईब नदी। ईब नदी यहां से जाके मिलेगी, ये हो गई लेफ्ट साइड से। अब भाई हम ऐसे चल रहे हैं तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। शिवनाथ नदी कहाँ, ये भी लेफ्ट साइड से आके मिलती है, जबकि तेल नदी राइट साइड से जाके मिलती है। ये है कौन सी नदी, तेल नदी। और मान नदी भी लेफ्ट साइड से आके मिलती है। इसमें राइट पूछा गया है, राइट साइड से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तेल नदी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? ठीक है, तो पशु से संबंधित त्योहार इसमें से कौन सा है, तो सोहराई। सोहराई जो है एक पशु से संबंधित त्योहार है जो कि जनजातियों में दीपावली की तरह मनाया जाता है। और इसमें जो है घर के पशुओं को विशेष आभूषण पहनाए जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा आवाज में दिक्कत होगा, पर आप वीडियो पे ध्यान दीजिए। कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई? ठीक है, तो ये जो है जर्मनी के सहयोग से विश्व बैंक की सहायता से ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था 1982-83। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, विश्व बैंक किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विवाह के समय दुल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर या मयूर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? तो आप सब छत्तीसगढ़ ही वासी हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जानते होंगे जो दूल्हा जो मोर पहनता है या मयूर पहनता है वो किससे बना रहता है, छिन पत्ते से बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी शादी का सीजन भी चल रहा है, आवाज भी आया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, ठीक है, बांस कला केंद्र कहाँ संचालित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा बस्तर जिले के जगदलपुर में। कहाँ पर है जी, जगदलपुर में। ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पुरुषोत्तम दास का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो पुरुषोत्तम दास जी, बाबू पुरुषोत्तम दास जी का संबंध बिलासपुर जिले के रतनपुर नामक स्थान से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला 97। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? तो इसके लिए अनुसूचित जाति भी पात्र है, अनुसूचित जनजाति भी पात्र है और महिला उद्यमी अर्थात कार्यशील महिला भी इसके लिए पात्र है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98।
भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि दिनांक को बोया जाता है। इसमें क्या पूछा है, बोया कब जाता है, तो ये जो है सावन मास में नाग पंचमी अर्थात शुक्ल पक्ष की पंचमी में बोया जाता है, जिसका विसर्जन कब किया जाता है कब किया जाता है जी, तो रक्षाबंधन के अगले दिन अर्थात भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को इसका क्या कर दिया जाता है, विसर्जन। बोया कब जाता है, शुक्ल पक्ष पंचमी को अर्थात नाग पंचमी के दिन इसका रोपण किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरियों में शामिल था, तो वृंदावनगढ़ ये तो शामिल ही नहीं था। सेमरियागढ़, जी हाँ, वर्तमान में बलौदा बाजार जिले में शामिल है, ठीक है। ये सेमरियागढ़ कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ों में शामिल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इस आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है, तो पीएच मान सबसे कम किसका होता है, तो पीएच तो आपको ये पहले ये जानना है कि 0 से 7 तक रहेगा तो वो रहेगा अम्लीय, 7 के ऊपर वाला क्षारीय, 7 हमेशा न्यूट्रल लिया जाता है, ठीक है। तो इनमें से क्षारीय कौन कौन होता है, उसका पीएच मान ज्यादा होगा, तो डोरसा मिट्टी क्षारीय होता है, तो ये तो काट ही दीजिए, ठीक है। कन्हार मिट्टी भी क्या होता है, क्षारीय होता है, इसको भी काट दीजिए, ठीक है। मटासी मिट्टी का 6.8 से 7 तक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाठा मिट्टी का कितना होता है, भाठा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है, 5.2 होता है, और इसका क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 7, इसका भी ग्रेटर देन 7, तो इसमें आंसर अब देख के बताइए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो साथियों ये रहा आज 9 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था CGPSC प्री का, उसका संभावित मॉडल आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।